वाह स्वागत है। आज हम लोग ना एक बहुत ही मजेदार चीज समझने वाले हैं। एक तरह की सीक्रेट भाषा। जी हाँ, वो भाषा जो वैज्ञानिक हमारे आसपास की दुनिया को समझने और समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये केमिस्ट्री की अपनी एक खास लिपि है। और चलिए आज इसे डिकोड करना सीखते हैं। तो एक सवाल उठता है। सोचिए जब लोहे में जंग लग जाता है या फिर लकड़ी जलकर राख बन जाती है। ये पूरा एक बदलाव है, एक कहानी है ना? अब वैज्ञानिक इस पूरी कहानी को सिर्फ एक छोटी सी लाइन में कैसे लिख देते हैं? बस आज इसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो इस कहानी को लिखने के लिए वैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं रासायनिक समीकरणों का। ये एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया में समझी जाती है और ये बहुत ही छोटी और सटीक होती है। जैसे सोचिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसकी कहानी बस कुछ सिंबल्स में लिख दी जाती है। कमाल है ना? ठीक है, तो अब इस भाषा के अंदर थोड़ा और गहरे चलते हैं। देखिए, हर भाषा के कुछ नियम होते हैं, उसकी अपनी ग्रामर होती है ना? तो भाई केमिस्ट्री की इस भाषा के भी अपने नियम हैं। चलिए, इसके बेसिक रूल्स को समझते हैं। तो मोटे तौर पर कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखने के 4 मेन स्टेप्स हैं। पहला, ये पहचानना कि कौन सी चीजें मिल रही हैं और क्या बन रहा है। दूसरा, एक प्लस के साइन का इस्तेमाल। तीसरा, एक एरो यानी तीर के निशान का इस्तेमाल। और चौथा, जो कि बहुत जरूरी है, इक्वेशन को बैलेंस करना। चलिए, एक-एक करके इन सब को समझते हैं। पहला नियम बहुत ही सिंपल है। जो चीजें रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं, मतलब हमारे इंग्रेडिएंट्स, जिन्हें हम रिएक्टेंट्स या अभिकारक कहते हैं, वो हमेशा लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं। और रिएक्शन के बाद जो नई चीज बनती है, यानी हमारा रिजल्ट, जिसे प्रोडक्ट या प्रतिफल कहते हैं, वो राइट साइड में लिखा जाता है। जैसे पानी बनने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट्स हुए और पानी वो हुआ प्रोडक्ट। अब आते हैं दूसरे नियम पर। ये भी उतना ही आसान है। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं, तो उनके बीच में बस एक प्लस का साइन लगा देते हैं। ये बिल्कुल और की तरह काम करता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सिंपल। तीसरा नियम है ये तीर का निशान, ये एरो, ठीक है? ये सिर्फ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को अलग नहीं करता, बल्कि ये दिखाता है कि रिएक्शन किस तरफ जा रहा है, मतलब कहानी की शुरुआत क्या थी और उसका अंत क्या हुआ। इसका मतलब होता है से बनता है। और अब चौथा और शायद सबसे जरूरी नियम, इक्वेशन को बैलेंस करना। देखिए, साइंस का एक बहुत बड़ा नियम है कि कोई भी चीज ना तो बनती है ना ही खत्म होती है, बस उसका रूप बदलता है। इसका सीधा मतलब ये है कि तीर के लेफ्ट साइड में जितने एटम हैं, ठीक उतने ही राइट साइड में भी होने चाहिए। कुछ भी गायब नहीं हो सकता। इसीलिए पानी वाली इक्वेशन को आखिर में 2H2O + O2 2H2O लिखा जाता है, ताकि दोनों तरफ सब कुछ बराबर हो जाए। तो ठीक है, अब हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन तो आ गई, पर सवाल ये है कि ये हमें बताता क्या है? ये छोटी सी लाइन असल में क्या कहानी सुनाती है? यकीन मानिए, इसमें बहुत सारी जानकारी छिपी होती है। एक बैलेंस्ड इक्वेशन से कम 5 खास बातें पता चलती हैं। एक तो कौन-कौन सी चीजें हैं जो रिएक्शन कर रही हैं और क्या बन रहा है। दूसरा, कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। तीसरा, अगर गैस है तो उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या है। चौथा, उनके वजन यानी मास का रेशियो। और पांचवा, एक खास कंडीशन पर गैस का वॉल्यूम कितना होगा। चलिए, सबसे पहली और बेसिक जानकारी से शुरू करते हैं। इक्वेशन हमें सीधे सीधे बताती है कि इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स कौन हैं, मतलब कौन कौन से केमिकल्स आपस में मिल रहे हैं और आखिर में क्या बनकर निकल रहा है। पर कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। इक्वेशन में जो ये नंबर लिखे होते हैं ना, जैसे 2H2 में 2, इन्हें कोएफिशिएंट कहते हैं। ये हमें मॉलिक्यूल्स का एकदम सटीक रेशियो बताते हैं। जैसे 2H2 + O2, 2H2O का मतलब है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल के साथ मिलकर पानी के 2 मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। पूरा हिसाब किताब साफ है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर रिएक्शन में गैस शामिल है, तो इक्वेशन हमें उनके वॉल्यूम का रेशियो भी बता देती है। ये एक तरह की रेसिपी है, जो सिर्फ मॉलिक्यूल्स में ही नहीं, बल्कि लीटर या मिलीलीटर में भी काम करती है। और हाँ, इक्वेशन ये भी पक्का करती है कि वजन हमेशा बराबर रहता है। मतलब रिएक्शन से पहले जितनी भी चीजें थीं, उनका कुल वजन रिएक्शन के बाद बनी चीजों के कुल वजन के एकदम बराबर होगा। कुछ भी गायब नहीं होता, बस चीजें फिर से अरेंज हो जाती हैं।
और एक आखिरी खास जानकारी, खासकर गैसों के लिए। एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, जिसे एसटीपी कहते हैं, किसी भी गैस का 1 मोल हमेशा 22.4 लीटर की जगह घेरता है। और हमारी इक्वेशन इस कैलकुलेशन में भी हमारी मदद करती है। चलिए अब वापस अपने पानी वाले एग्जाम्पल पर आते हैं और देखते हैं कि ये सारी बातें एक साथ मिलकर कैसे काम करती हैं। अब हम पानी बनने की पूरी कहानी को इस एक इक्वेशन से पढ़ेंगे। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये है 2H2 + O2 goes to 2H2O का पूरा पोस्टमार्टम। ये हमें मोल्स, मास और वॉल्यूम तीनों का सटीक हिसाब दे रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि कैसे 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर ठीक 36 ग्राम पानी बना रहा है। देखा, जितना वजन शुरू में उतना ही आखिर में, सब कुछ बैलेंस्ड है। और ये कमाल का है। ये दिखाता है कि कैसे बस चंद सिंबल्स एक पूरी सटीक वैज्ञानिक कहानी बता सकते हैं। देखिए, लेफ्ट साइड में इक्वेशन है और राइट साइड में उसका मतलब आम भाषा में लिखा है। कितनी खूबसूरती से इतनी सारी जानकारी इतनी छोटी सी जगह में सिमट गई है। तो अब बात आती है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि ये भाषा वैज्ञानिकों को एक सुपर पावर देती है। दुनिया में कहीं भी कोई भी वैज्ञानिक हो, वो इस भाषा को समझ सकता है और अपनी बात समझा सकता है। कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखने वाली है, ये जो रासायनिक समीकरण है, ये सिर्फ निशान या सिंबल नहीं है। ये केमिकल बदलावों की पूरी कहानियां हैं। ये हमें बताती हैं कि क्या हुआ, कितना हुआ और कैसे हुआ। यही है विज्ञान की असली भाषा। और आखिर में एक सवाल हम सब के लिए, अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की इस भाषा को पढ़ सकते हैं, तो सोचिए भविष्य में हम कौन-कौन सी नई कहानियां लिख सकते हैं। नई दवाइयां बनाने की कहानी, नए मटेरियल्स बनाने की कहानी, कितनी ही संभावनाएं हैं। जरा सोचिएला इसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया।